इससे बचाव का तरीक़ेकार वैक्सीन तो है ही, लेकिन वैक्सीन इस वक्त मुल्क में सिर्फ 3 या 4% लोगों को मुयस्सर है जिन्होंने लगाई हुई है। इससे ज़्यादा अभी लग नहीं पाई और लगने के चांसेस भी अभी बहुत जल्दी है नहीं। इससे बेहतर ये है कि SOPs का ख्याल करें और अपने आप को बचाएं। और क्या करना चाहिए, ये वायरस किस कदर ख़तरनाक है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टास्क फोर्स है प्राइम मिनिस्टर की, उसके चेयरपर्सन है। हम इनसे चल के बात करते हैं। जनाब अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये फरमाइए कि चौथी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि चारों किस्में इस वक्त जो मौजूद हैं यहाँ पे मुल्क में, उनके असरात पाए जा रहे हैं। तो ये कितना ख़तरनाक है, और फिर जो लोग छोड़ गए एहतियाती तदाबीर, उस हवाले से क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है जो अब पाया जा रहा है। आपने देखा कि पहले चाइनीज़ वेरिएंट आया, उसके बाद जो अल्फ़ा वेरिएंट बरतानिया से आया, फिर साउथ अफ्रीका से बीटा वेरिएंट, फिर ब्राज़ील से गामा वेरिएंट। लेकिन ये जो हिंदुस्तान का डेल्टा और फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट जो अब आए हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर पिछले महीने जो एक क़यामत का समा हुआ, और अब इंडोनेशिया में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और बरतानिया में और अमेरिका में भी दोबारा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। अमवात तो कम हुई है लेकिन दोबारा फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है इसका। तो उसकी वजह यही है कि ये जो वेरिएंट है, इस पे जिस जगह पे तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से ये बहुत सख्ती से बाइंड करता है इंसानी खलियों के साथ, जो मुख्तलिफ जगहों पे ये एक लॉक एंड की मैकेनिज्म समझ लें कि चाबी जिस तरह ताले के अंदर घुस जाती है, उस तरह ये वायरस जो है इंसान के खलिए के अंदर घुस कर और फिर मल्टीप्लाई करता है, और फिर ये जो है ख़ास तौर पे जो आपके फेफड़े हैं और आपका जो इंटेस्टाइन है, कोलोन है, वहाँ पे ज़्यादा सख्ती से हमला कर रहा है और फैल रहा बहुत तकरीबन ये दुगने तिगने रफ्तार से फैल रहा है उन पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले में, जिसकी वजह से इसकी वजह से अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो वैक्सीन्स हैं आपने पूछा, वो यकीनन इसके साथ प्रोटेक्ट करती हैं आपको, उतनी प्रोटेक्शन नहीं है जितनी प्रोटेक्शन ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट के खिलाफ जिसके लिए वो वैक्सीन डेवलप की गई थी, उतनी प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन शदीद बीमारी से फिर भी बहुत प्रोटेक्शन मौजूद है मुख्तलिफ वैक्सीन्स की। तो मसला इस वक्त यह है कि आपके पास सिर्फ 4-5% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हुई है। 95% या 96% आबादी जो है उसको तो वैक्सीन मुहैया ही नहीं है। उसमें और टाइम लगेगा 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक आप पूरी आबादी को प्रोटेक्ट करें। तो इस वक्त आपके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेट तो आप करा नहीं सकते इतनी बड़ी आबादी को एक साथ, सिवाय इसके कि आप SOPs को सख्ती से फॉलो करें। और वही SOPs हैं जो शुरू के SOPs आई थी वायरस, कोई नए SOPs नहीं हैं, वही हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, और बंद कमरों में ज़्यादा लोगों के साथ ना बैठें। ईद पर ख़ास तौर पे जब आने वाली है बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन आपकी प्रोटेक्टेड नहीं है और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जहाँ पहुँचा है वहाँ छा गया है, और ये 3, 4, 6 हफ्ते में मल्टीप्लाई करके पुराने वेरिएंट्स को दबा देता है और खुद छा जाता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है कि अभी ये 2% था, अब तकरीबन 10% तक पहुंचकर अब ये 20% और 40% की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अब तकरीबन रोजाना 1800, 1900, 2000 केसेस होने शुरू जो हुए हैं, वो उसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन इस नए वेरिएंट की है, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हम बेहतियाती कर रहे हैं। सर, ये फरमाइए कि इस वक्त तो जो ज़्यादा केसेस हैं वो हमें सिंध में और बलूचिस्तान में नज़र आ रहे हैं, और कराची में ख़ास तौर पे शरह इतनी ज़्यादा हुई कि कल के जो डेटा देखा गया तो उसमें पता चला कि तकरीबन जो पेशेंट्स थे वो 10% से भी ज़्यादा पॉजिटिव उसमें रेशो थी। और दूसरी बात यह है कि 1100 के करीब मरीज़ ऐसे आए जिनके अंदर ये वेरिएंट पाया गया। तो इस बारे में फरमाइए कि क्या डर है कि ये बाकी हिस्सों में भी फैलेगा मुल्क के, या इसको किसी तरह से महदूद किया जा सकता है कराची में और अभी बलूचिस्तान के हिस्सों तक ही? आप एक हद तक महदूद कर सकते हैं। हम रोजाना की बुनियाद पे इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में मुल्क का जो बेहतरीन रिसर्च का इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ पे पूरा इंतजाम है इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, और रोजाना की बुनियाद पे जो वेरिएशन आ रही है उनको देख रहे हैं, और यहाँ टेस्टिंग भी कर रहे हैं हम पेशेंट्स की। तो यही देख रहे हैं हम कि बहुत तेजी से पिछले 2 या 3 हफ्ते के अंदर बहुत तेजी से ये बढ़ा है,
और जो परसेंटेज है वेरिएंट की उसमें ये पहले बहुत कम था, आज से 2 हफ्ते पहले सिर्फ 1% था। अब जो है ये 10-15% तक पहुंच गया है और अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते ये तकरीबन 40-50-60% तक टोटल वेरिएंट्स को मिलाएं तो ये ज्यादातर यही डोमिनेट करेगा। तो इसको आप रोक नहीं सकते, एक हद तक रोक सकते हैं क्योंकि ट्रेवल ये एक दफा पहुंच जाता है तो फिर छा जाता है, पुराने वेरिएंट्स को दबा देता है और ये खुद छा जाता है। तो इसकी वजह से आप इसको एक हद तक रोक सकते हैं, लेकिन आप ट्रेवल बिल्कुल शहरों में बंद नहीं कर सकते। फ्लाइट्स आपकी चल रही हैं, लोगों का आना जाना है और ये दूसरे ममालिक से जब यहाँ आके और फैल सकता है और हिंदुस्तान से फैल कर अमेरिका पहुंचकर और वहां फैल सकता है और बरतानिया में छा सकता है इंडिया से शुरू होकर, तो पाकिस्तान में भी ये हम इसका सिर्फ एक ही बचाव का रास्ता है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है इतनी बड़ी तादाद में जैसे मैंने अर्ज किया ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है और ये जो है अगर ये खुदा न खास्ता फैल गया तो ये आग की तरह है और ये बहुत ही ज्यादा मोहलिक है और खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा मोहलिक है और खतरनाक है जो कि शुरू वेरिएंट्स आए हैं, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है फैलने का उसकी वजह से और इसका मैकेनिज्म जो है खलियों के साथ बनने का और फिर मल्टीप्लाई होने का उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें विरुलेंस भी ज्यादा है, फैलाव भी ज्यादा है और जो इन्फेक्टिवनेस है वो भी ज्यादा हो रही है इसी वजह से। डॉक्टर साहब, जो अभी तक फाइजर ने जैसे बात की कि इसके लिए करना ये होगा कि तीसरी डोज भी लगवाई जाए, तो क्या ये ज़रूरी होगा यहाँ पे भी जिनको 2 लगी हैं वो भी तीसरी लगवाएं, या ये है कि 2 तक ही काफ़ी है और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग हो, अपना ख्याल रखें, वो काफ़ी होगा? अगर आपके पास एक बूस्टर डोज लगाने का मौका है और अगर आप लगा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं और जहां डोजेज मिल रही हैं वो 2 से ज़्यादा डोजेज आमतौर पे नहीं लगाते। तीसरी डोज जो है वो अगर आपको ट्रेवल करना है तो शायद फाइजर या दूसरी जो वैक्सीन है उसकी डोज आपको लगा दें, लेकिन वो सिर्फ ट्रेवलर्स के लिए महदूद है। तो इस वजह से अगर आप लगा सकते हैं तो यकीनन एक बूस्टर डोज पहली 2 डोज के मुकम्मल होने के 1-2 महीने बाद अगर गुजर चुके हैं तो आप लगवा लीजिए। लेकिन जनरली ये बहुत, जैसे मैंने कहा, 3 या 4% आबादी है पूरे पाकिस्तान की जिनको पहली या दूसरी डोज मिली हैं। इसकी वजह से तो जो अक्सर आबादी के लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि तीसरी डोज, उनको तो पहली डोज भी अभी तक नहीं मिली। तो आपके लिए तो जनरली तो ये कहा जाएगा कि आपके पास सिर्फ और कोई चारा नहीं है सिवाय प्रोटेक्शन का। हाँ, अगर आप 2 लगवा चुके हैं और आपको ट्रेवल करना है, आप फाइजर या एस्ट्राजेनेका या दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं तो आप लगा लें, उससे यकीनन आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। तीसरी डोज से प्रोटेक्शन डेल्टा या डेल्टा प्लस के खिलाफ बढ़ जाती है, लेकिन ये पहली 2 डोज से तकरीबन 50% प्रोटेक्शन होती है, तीसरी डोज से वो 60-70% तक हो जाती है। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस आपको हो सकता है, आपको शदीद बीमारी से बचा देती है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा देती है, लेकिन कोरोना वायरस के लगने से आपको फिर भी काफ़ी चांस रहता है कि आपको यह वायरस अटैक करे, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं करेगा जितनी शिद्दत से नॉर्मली करता है। अच्छा, ये फरमाइए कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि कुछ केसेस में कमी आई है तो उस बुनियाद के ऊपर बहुत रिलैक्स कर दिया माहौल को। वो जो एक सूरत हाल थी कि इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे दी वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है उनको, उसके अलावा शादी हॉल खोल दिए, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, दुकानों को इजाज़त हो गई कि वो 10 बजे रात तक खुले रहें। तो इस तरह की सूरत हाल हुई। फिर ईद का भी समय है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं। इस हवाले से फरमाइए कि क्या गवर्नमेंट को आप एडवाइस कर रहे हैं कि फिर ये पाबंदियों की तरफ आएँ दोबारा, अगर इसके डर है इतना ज़्यादा फैलने का तो फिर दोबारा टाइम को रिस्ट्रिक्ट करें, लोगों को पाबंद करें। पहले तो पकड़ा जा रहा था मास्क न पहनने वालों को भी, लेकिन अभी काफ़ी आसानी दी हुई है। जी, ये जो सिचुएशन है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर NCOC में इसके देखा जाता है। 5-6-7 हज़ार मुल्क के ऐसे इलाके हैं जहां लॉकडाउन की सूरत होती है। रोजाना की बुनियाद पे कुछ इलाकों को खोला जाता है, कुछ इलाकों को लॉकडाउन किया जाता है, और जो जनरल प्रोविजन हैं जैसे आपने कहा रेस्टोरेंट्स, इंडोर डाइनिंग, शादी हॉल वगैरह, इसको भी ये देखकर तय किया जाता है क्योंकि इससे लोगों की रोजी वाबस्ता है। आप एक दफा बंद कर देते हैं सारा तो बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं, तो गरीब तबके के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है इस लॉकडाउन की कैफियत से। लेकिन अगर आप नहीं करते लॉकडाउन तो फिर बीमारी फैलने का डर रहता है। तो ये एक बहुत फाइन एक लाइन है
जिसके ऊपर हमें चलना पड़ रहा है रोजाना की सिचुएशन देखकर। और पिछले 1.5-2 साल में जिस अंदाज से NCOC ने इन मराहिल को हल किया है वो बहुत ही काबिल सताइश है, क्योंकि दुनिया भर में देखें क्या हुआ है। और पाकिस्तान में अपना, हालांकि हमारा जो सेहत का निज़ाम है नहायत कमज़ोर है, उसके बावजूद दुनिया भर ने सराहा है कि पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा है इस वबा से अपने आप को काफ़ी हद तक बचाने में। लेकिन इसी पॉलिसी को बरकरार रखना पड़ेगा और रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग करके कभी सख्ती कभी नरमी देख के कि कहाँ पे सख्ती करनी है, क्या सख्ती करनी है और कहाँ नरमी करनी है और क्या नरमी करनी है, इसी पॉलिसी को बरकरार रखना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता ये फैलता है तो वापस हमें मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा।